सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका क्राउन रूल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। तो बेसिकली क्राउन रूल कब से कब तक चला था? क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था आपका 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, क्राउन रूल का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्राउन रूल मतलब होता है कि जहाँ पर जो मेन जो होगा वो होगा आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जिसने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले जाके वो सारे ही रेगुलेटिंग एक्ट देखिए और जो कोई कंपनी रूल के अंडर में थे। ओके, उसके बाद स्टार्ट करना क्राउन रूल। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बेसिकली था क्या? इसमें क्या था कि जो आपको पता होना होगा कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या हुआ था कि जब ये आपका 1857 में जब म्यूटनी हो गई थी तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1858 में। इस एक्ट को हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। रीज़न क्या था? क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि जब म्यूटनी हो गई तो उसके बाद उन्होंने इस एक्ट के थ्रू ये इंडियंस को, हम लोगों को ये मतलब एक बोल सकते हो एक विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अब जो भी एक्ट होगा वो हम एक गुड गवर्नमेंट के लिए हम करेंगे। मतलब हमारा जो भी स्टेप्स होंगे वो एक गुड गवर्नमेंट के स्टेप्स होंगे। ओके, तो इसमें क्या था कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब जो भी पावर थी वो किसको ट्रांसफ़र हो जाती हैं? अब वो सारी ही पावर, वेदर वो रिलेटेड थी आपके टेरिटरी से, रेवेन्यू से, वो सारी ही आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र की जाती हैं। नेक्स्ट, इसका जो फीचर्स थे इस एक्ट के वो क्या थे, वो क्या क्या थे? तो जो आपका क्राउन एक्ट था, मतलब 1858 का जो एक्ट था, उसका इम्पोर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए वो था कि इसने जो आपका गवर्नमेंट ऑफ जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी डेजिनेशन को बदल दिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी तक हुआ करता था उसको अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? 1858 के। ये पता होना चाहिए। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वाइसरॉय की जो डेजिनेशन थी या फिर जो वाइसरॉय बना था वो कौन से एक्ट के थ्रू बना था, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो वाइसरॉय थे वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग से आपको साथ में एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जब इंडिया में सिपाही म्यूटनी हुई, मतलब जब 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, तो उस टाइम के पर आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे और फर्स्ट वाइसरॉय भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि इसने जो आपका डबल गवर्नमेंट की जो सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आपको पता होगा, ये आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1784 के थ्रू। ठीक है, तो 1784 एक्ट के थ्रू जो डबल गवर्नमेंट जो आपका सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट क्या था कि बाय एक्ट 1858 आपकी एक नई ऑफिस क्रिएट होती है। उस ऑफिस को हमने क्या बोला? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो कैसी थी? कम्प्लीटली एक आपका मतलब ये जो पोस्ट थी वो कंट्रोल करने के लिए थी कि इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो एक मेंबर हुआ करता था जो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी पार्लियामेंट का, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कैबिनेट थी, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका एक मेंबर था। कौन? जो यहाँ पर इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फॉर्म में अपॉइंट किया गया था। प्लस ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। तो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ताकि वो उसको एक एडवाइजरी थी, बाउंडेड नहीं था कि भाई इस काउंसिल ने जो भी डिसीजन दिया वो बाउंडेड होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये जो 15 मेंबर थे वो आपके जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको सिर्फ एडवाइस करेंगे। ठीक है, जो भी अगर जैसे कोई भी अगर मैटर है तो उस चीज़ के बारे में सिर्फ एडवाइस करने का नेचर होगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इन काउंसिल उसका क्या था? उसको ना एक एज अ बॉडी कॉपरेट बनाया गया, मतलब कि जो मतलब अपनी मर्जी से इंडिया में, मतलब उसको मतलब इंग्लैंड का एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको इंडिया में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो एक्ट था आपका 1858 का, उसके थ्रू क्या किया गया कि यहाँ पर जो भी
और इस एक्ट के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट क्या बोला गया कि जो आपका एक्ट है 1858 का, वो किसी भी तरीके का मतलब जो आपके इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है उसको ऑल्टर नहीं करेगा, मतलब जैसा है उसी के ऊपर कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्राउन रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे होगे, तो यहाँ पे उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब इंडियन का इन्होंने यहाँ पे ये वर्ड का यूज़ क्यों किया। इसका रीज़न था कि जब 1857 का एक रिवॉल्ट हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अब इंडियंस को भी हमें अब हमें उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर एक लॉन्ग लास्टिंग हम यहाँ पर रूल कर सकते हैं। अगर हमने इंडियंस को नहीं लिया अपने साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा रिवॉल्ट फिर हमें फेस करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब हम इंडियंस को भले ही एडवाइजरी नेचर में रखेंगे, भले ही हम उनको कुछ एक पोस्ट पर रखेंगे, लेकिन हमें उनको लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को ये दिखाने के लिए कि अब हम गुड गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो नेक्स्ट एक्ट पास किया उसका नाम ही उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रख दिया। इस तरीके से उन्होंने 3 एक्ट पास किए थे। 3 एक्ट कौन कौन से थे, एक था आपका 1861 का, एक था 1892 का, और लास्ट था आपका 1909 का। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपका जो 1861 का जो एक्ट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसका इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि जो भी आपके इंडियंस थे उनको कहीं ना कहीं कुछ एक पोजीशंस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ एक पोजीशन पे उनको अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसमें क्या था कि जब आपको पता है कि इस टाइम पे आपके लॉर्ड कैनिंग आपके वॉइस रॉय थे, तो जब लॉर्ड कैनिंग वाइस रॉय थे तो उनकी जो ये एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उन्होंने अपने काउंसिल को एक्सपैंड किया। एक्सपेंड करने का मतलब था कि उन्होंने 3 नॉमिनेटेड इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ मेंबर उन्होंने इंक्लूड किया। तो वो जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, 3 जो लोग थे वो थे आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीनों के आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर उन्होंने इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्या था कि इसके थ्रू आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी बाय एक्ट 1773, और ये जो प्रोसेस ख़त्म होती है मतलब कंप्लीट होती है वो होती है आपकी 1833 तक, है ना। याद होगा मैंने आपको बताया था कि मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी उनको कलकत्ता मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के उनके सबॉर्डिनेट बनाया गया था। तो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1773 में, लेकिन एंड हुई थी 1833 में। अब जब उन्होंने जब उन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था तो उसके बाद जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब सेंट्रलाइजेशन नहीं, अब हमें जिनकी पावर हमने ली थी अब हमें उनकी पावर वापस भी करनी होगी। तो जो उनकी पावर वापस करने का जो तरीका था उसको उन्होंने क्या बोला, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये पता होना चाहिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी वो कौन से एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, तो ये दिया हुआ है आपको सारा। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी आपकी 1861 से स्टार्ट होके कब तक चली थी, 1937 तक। सारे ही जो मतलब आपके जो प्रोविनेंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी कि इंटरनली आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आप ऑटोनोमस हो, आप कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट क्या था, इसने इस्टेब्लिश किया नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, एक हुई थी आपकी बंगाल में, एक हुई थी आपकी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, एक हुई थी पंजाब में। ओके, तो जो आपके बंगाल में इस्टेब्लिश हुई थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1862 में। और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपकी 1886 में। और पंजाब में जो आपकी इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1897 में। तो ये पता होना चाहिए कि 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुई थी।
नेक्स्ट क्या था कि वाइसरॉय को ये एक पावर दी गई कि वो रूल्स और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कि जहाँ पर वो अपनी काउंसिल के इंटरनल अफेयर्स में, कि अपना उसका जो वाइसरॉय का जो भी एक इंटरनल जो मैटर होगा उसमें वो उसको कर सकता है। इसका मतलब क्या था कि उसने इस एक्ट के थ्रू या फिर इस पोर्टफोलियो के थ्रू क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर कोई एक मेंबर है, अगर वाइसरॉय ये चाहता है तो अगर या वाइसरॉय ये समझता है तो वो उस मेंबर को एक से ज़्यादा पोजीशन भी दे सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही, मतलब एक वन और मोर डिपार्टमेंट भी उस पर्सन को अलॉट किए जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये वाइसरॉय के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम इसका, वो था कि वाइसरॉय को इस एक्ट के थ्रू ये पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशू जो करेगा उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होगा, मतलब वाइसरॉय अपनी मर्जी से अगर उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, तो वो विदाउट इवन कंसल्टिंग विद लेजिस्लेटिव काउंसिल वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, जिसका टाइम कितना है, 6 मंथ का। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इसका मतलब क्या था कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास किया था उसका कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट बात करती हूँ तो अभी तक आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर जो थे वो डेफिनेट थे। अब इन्होंने क्या किया, 1892 के थ्रू उन्होंने कुछ एक एडिशनल मेंबर्स को और ऐड किया। जैसे एडिशनल मेंबर जो थे उनको उन्होंने बोला नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। पहली बात तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कहाँ का रखेंगे, वो तो एक तो रखेंगे सेंट्रल लेवल पर, एक कहाँ रखेंगे, एक रखेंगे उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, लेकिन ये चीज़ है कि वो ऑफिशियल मेजॉरिटी बना के रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या था कि जो नेक्स्ट है कि इसने इंक्रीज़ कर दिया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको जो पावर दी गई है, मतलब उनको ये एक राइट दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पावर थी कि बजट को डिस्कस भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, मतलब बजट से रिलेटेड जो भी एक नया फीचर लाया गया था वो कौन से एक्ट के थ्रू था, 1892, ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या था कि इसने एक नॉमिनेशन की पावर दी। नॉमिनेशन मतलब कि कुछ एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेवल पर और प्रोविनेंसेस और जो आपके प्रोविनेंसेस हैं उस लेवल पर आप उनको नॉमिनेट करके आप उन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका फर्स्ट ही था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हम उनको बोलेंगे। ठीक है, भले ही आप उनको नॉमिनेट करके लेके आ रहे हो लेकिन हम उनको बोलेंगे क्या, उनको हम बोलेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ओके, इसमें होंगे कौन कौन, इसमें हो सकते हैं आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेंबर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन के जमींदार हो सकते हैं, तो ये सारे ही मेंबर्स आपके रहेंगे। ओके, इसमें क्या था, इस ये जो एक्ट था उसने एक लिमिटेड नंबर ऑफ लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविडेंसेस को, मतलब फर्स्ट टाइम 1892 के थ्रू आपका एक वर्ड इलेक्शन यूज़ हुआ। वर्ड इलेक्शन, सिंस यहाँ पर एक जो इलेक्शन का मतलब था वो डायरेक्टली कभी इलेक्शन एज अ वर्ड यूज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो आपके होंगे उनको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना इलेक्ट करके भेज सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो वर्ड इलेक्शन था वो कौन से एक्ट में यूज़ हुआ था, वो यूज़ हुआ था आपका 1892 में। ओके, द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन एक्ट, द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन। मतलब उस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उसको नॉमिनेशन बोला था, कभी भी उन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया था, लेकिन दो उसका मतलब था कि इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजना, मतलब इलेक्शन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये आपके क्राउन रूल था। क्राउन रूल में मैंने आप कवर किया 1858 का, 1861 का, 1892 का। ओके, तो जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपका कवर करूँगी। एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। ओके, तो ये दोनों ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।